welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video. Today we are going to discuss about the translation, and before that I will cover a small topic, that is Wubbel effect. Wubbel hypothesis. This hypothesis was given by Crick. According to this hypothesis, as in previous video I have told you that there are 64 codons and there is degeneracy, that is one amino acid can be coded by more than one codon. More than one codon. Codons are present on mRNA, and for that codons a message is there on tRNA which is called anticodon. तो tRNA जो होता है that is transfer RNA, जो amino acids को transfer करेगा according to the sequence of codons on mRNA. So इन codons को read करने वाला जो होता है वो anticodon होता है, and उस एंटीकोडॉन के बेसिस पे अमीनो एसिड कैरी किया जाता है. तो वुबल हाइपोथेसिस का मतलब ये था कि अब आप जानते हैं दैट इज AUG. AUG is a codon and it is present on mRNA, and for this codon anticodon is there, UAC. It is anticodon present on tRNA. So आप देख सकते हो कि एक कोडॉन के लिए एक एंटीकोडॉन होता है और वो एंटीकोडॉन tRNA पे प्रेजेंट होता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 61 कोडॉन्स हैं तो 61 एंटीकोडॉन होने चाहिए. फाइन, बट ऐसा नहीं है. रीजन इज, सपोज देयर इज अ कोडॉन UUA. तो UUA के लिए एंटीकोडॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज AAU. ठीक है. अब दूसरा एक और कोडॉन है दैट इज UUG, UUC. So what you are watching here, all these three are responsible for only one amino acid, for example leucine. ये तीनों जो कोडॉन्स है वो ल्यूसिन के लिए कोड करते हैं. अब आप देखो जो वुबलिंग है दिस इज ऑन द थर्ड बेस. ठीक है, जो डिफरेंस है वो थर्ड बेस का है सिर्फ, एंड ये तीनों एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं. सो इन तीनों के लिए सिर्फ एक ही एंटीकोडॉन होगा. फाइन, फॉर ऑल दीज कोडॉन ओनली वन एंटीकोडॉन विल बी देयर. तो क्योंकि ये जो एंटीकोडॉन है दीज एंटीकोडॉन आर फ्री इन साइटोप्लाज्म, सो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, जो एक एंटीकोडॉन है वो इन तीनों के लिए कोड कर सकता है बाय जस्ट चेंजिंग वन नाइट्रोजनस बेस. दिस इज कॉल्ड वुबल बेस and this effect is wobbling effect. Fine. So by this wobbling hypothesis, Crick has said that for more than one codon, one anticodon is responsible. One anticodon, and let me write here, one anticodon recognizes more than वन कोडॉन. ठीक है. सो एक ही एंटीकोडॉन एक से ज्यादा कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट वुबल हाइपोथेसिस. Now let's move to the next topic, that is
translation. So I'm rubbing the board and then I will start with the next. So now let's start with the topic translation. Translation भी सेंट्रल डॉग्मा का लास्ट स्टेप है which is helping in protein synthesis. Fine. So ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है? mRNA जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दैट इज ट्रांसलेशन. और ये जो प्रोसेस है ये होगा साइटोप्लाज्म में. अब ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है पहले हम वो बात करते हैं. सो ट्रांसलेशन के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट्स में लिखते हैं ना, मटेरियल रिक्वायर्ड, दैट आई एम राइटिंग हियर. तो सबसे पहले आपको चाहिए mRNA, you need ribosome, you need tRNA, you need amino acids, fine, you need enzyme. So these are the things which you required for protein synthesis. Now this is happening in cytoplasm. This translation is having 5 steps that I am going to teach you one by one. Each step is having a very important role in protein synthesis. Even there is any damage or any change in any one of these 5 steps, protein synthesis will not occur properly. So for that, the first step is charging of, you can say activation of amino acid. So सबसे पहला स्टेप जो होता है अमीनो एसिड के एक्टिवेशन होता है. उसके लिए अमीनो एसिड विल रिएक्ट विद एटीपी. मैं आपको इक्वेशन के फॉर्म में समझाती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो ये जो अमीनो एसिड जो है, जब आप इसको एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और एनर्जी का बेस्ट सोर्स जो होता है वो एटीपी है. सो यू नीड एन एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन. द नेम इज अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज. ठीक है, इस एंजाइम सिंथेटेज आपको इस एंजाइम की जरूरत है रिएक्शन करवाने के लिए. After the reaction, what you will get? Amino acid AMP enzyme complex plus this 2 inorganic phosphate will be released. तो आपको जो मिल रहा है ये क्या है? अमीनो असाइल AMP enzyme complex you are getting from this reaction, and उसके बाद 2 inorganic phosphate जो है वो रिलीज हो जाता है. So this step is known as activation of amino acid. अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने की जरूरत है. Next step comes is charging of tRNA. अभी tRNA के चार्जिंग, अभी अगर आप tRNA क्या काम कर रहा है? इट्स अ व्हीकल. इट इज गोइंग टू शिफ्ट द अमीनो एसिड टू द mRNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये तो व्हीकल है. अब व्हीकल में अगर आप पेट्रोल नहीं डालोगे तो व्हीकल चलेगी कैसे? यू नीड टू चार्ज अप. You need to charge it up so that it can easily transport amino acid. And one more thing I want to add here, ये जो enzyme होता है, these enzymes are very specific. They act for only a specific amino acid. Different amino acid के लिए there are different enzymes present. इसके बाद एक और चीज जो मुझे यहाँ पे add करनी थी, that if the amino acid is methionine. जब methionine इस तरीके से एक्टिवेट होता है उसको आप बोलोगे F-methyl. फाइन, आप उसको, क्योंकि ये सबसे पहला अमीनो एसिड होता है which has to be charged up, which has to be activated. So इसका जो नेमिंग प्रोसीजर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है as compared to the other one. So we will call it as formyl methyl amino acyl. Then you have to write enzyme complex. AMP enzyme complex means
the first amino acid methionine is activated. You know, as there are 20 amino acid which are required for protein formation or protein synthesis. So for all those 20 amino acid, you need 20 different type of enzymes. Now next talk about charging of tRNA. तो हमें tRNA को चार्ज करना है, and in last few videos back I have taught you about the structure of tRNA. तो tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. फाइन, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA. अब यहाँ पे ये जो एंड है, दिस इज कॉल्ड एंटीकोडॉन लूप, एंड इस एंटीकोडॉन लूप की वजह से यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ये CAA है, सो एडेनाइन को एक स्पेसिफिक, दिस इज द अमीनो एसिड अटैचमेंट, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, यहाँ पे वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड आके कंबाइन होगा, एंड देन this molecule, this tRNA is called as charged tRNA. ठीक है? So what is charged tRNA? So you need tRNA plus amino acyl enzyme, AMP enzyme complex. Fine. When it is going to attach with tRNA, what you will get as a result, you will get amino acyl tRNA, and you will see that AMP is released and the enzyme is also released. So what you got a charged tRNA. फाइन. सो होगा क्या, ये जो हमारे पास पहले अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, it is there to react with tRNA, and आपको ये भी पता है there should be different tRNA for specific amino acid, and वो किस पे डिपेंड करता है, एंटीकोडॉन्स पे. सो ये जो tRNA ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को ही ट्रांसफर करेगा. तो ये जो tRNA है मिथ्योनिन के लिए है, तो मिथ्योनिन को ही कैरी करके लेके जाएगा. ये वेलिन या ये ल्यूसिन, फिनाइल एलेनाइन, इनको कोई भी किसी तरीके से भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता. ठीक है? सो दिस इज व्हाट विल हैपन. दिस इज द tRNA. tRNA का जो अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, वहां पे अमीनो एसिड विल गेट अटैच्ड, एंड नाउ दिस activated, this charged tRNA will be called amino acyl tRNA complex. ठीक है? और AMP जो यहाँ पे था ये, और जो enzyme था that will be released, and this is our charged tRNA. Now I will be telling you how this mRNA comes out of the nucleus and how it is recognized by this ribosome. Now this is the third step we will be talking about. In third step what happens first? जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस में से mRNA will come into cytoplasm. आपको पता है कि जब वो mRNA हेट्रोजेनस होता है उसमें कैपिंग एंड टेलिंग की जाती है. So because this mRNA is having this 7-methyl guanine capping at 5' end of mRNA. This helps the ribosome to recognize it in the cytoplasm. तो इसकी वजह से जो राइबोसोम होगा इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है. तो जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आता है तो राइबोसोम पहले ढूंढेगा, और पहचान क्या है इसकी कि इसके पास 7-methyl गुआनाइन है, ये पहचान है इसकी, गुआनाइन फॉस्फेट. इससे फिर हमारा जो राइबोसोम है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और जाके उसको अटैच होगा. आपको पता है जो राइबोसोम है इसके दो सब यूनिट होती है, वन इज लार्जर एंड वन इज स्मॉलर.
अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो लार्जेस्ट सब यूनिट इज 60s एंड स्मॉलर इज 40s, और वही अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में इट इज 50s एंड 30s. So just remember these steps. I told you ट्रांसलेशन के 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 स्टेप्स ब्रीफ में अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा दिया है. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. सो जस्ट रिमेंबर दैट जो भी ट्रांसलेशन है उसका फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. उस समय अमीनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, एंड देन यू विल गेट अमीनो असाइल AMP enzyme complex, and that then going to react with tRNA, and when the tRNA attaches with a particular amino acid, it gets charged up and ready to transport that particular amino acid to the mRNA on in cytoplasm. So this is all about today's video. We will be talking about the next steps in my next video. Till then, take care, keep learning, just be safe, and goodbye.